हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आ जाइए, देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जब फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले प्रेम्बल प्रस्तावना लिखी, साथ में इसमें आर्टिकल्स लिखे गए और कुछ शेड्यूल मेंशन करी गए। तो शुरुआत में हमारे 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। और वर्तमान में ये स्थिति है कि 395 ये आर्टिकल्स हैं पर 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना। 12 शेड्यूल्स में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम ये 12 शेड्यूल देख लेते हैं, जिससे हम आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखिए, जो पहली अनुसूची है उसमें दे रखा है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। जैसे इसमें आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में क्या दे रखा है, संघ का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, तो इनको हम बाद में देखेंगे। आ जाइए, शेड्यूल सेकंड में क्या दे रखा है। देखो, शेड्यूल सेकंड में दे रखा है वेतन एवं भत्ते, सैलरी के बारे में बात करता है। किन की सैलरी, राष्ट्रपति की सैलरी, राज्यपाल की सैलरी, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्षों की सैलरी, उपाध्यक्षों की सैलरी, राज्यसभा के कौन होते हैं, सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, इनकी सैलरी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरी, ठीक है। नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक, इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कैग। कैग की सैलरी। तो ये सब मेंशन है और इनके बारे में हमें एक एक करके पता भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, तीसरी जो अनुसूची है उसमें दे रखा है शपथ, है ना। शपथ में ये बता रखा है कि ओथ कौन किसके समक्ष लेगा या कौन किसको शपथ दिलाएगा। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति हो गया, है ना। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो फिर कौन दिलाएगा, तब दिलाएंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसके, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम जज होंगे ना, वो फिर राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ऐसे हर चीज़ को याद रखना है, तभी आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। आ जाइए, फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है, अलोकेशन ऑफ सीट्स। देखो, सीट्स का जो बंटवारा है उसका डिवीजन कौन से शेड्यूल में दे रखा है, फोर्थ में। बस ऐसे याद रखना है आपको। देखो, अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या बनेगी, पहले में देश, दूसरे में देश में सैलरी दिखा दो, सैलरी दिखा के शपथ दिला दो। अगर सैलरी अगर अच्छी लगेगी तो आप शपथ ले लो। किस चीज़ के लिए, सीट पे बैठने के लिए। कुर्सी पे तो बैठना चाहता है हर आदमी, किसी ना किसी कुर्सी पे। सबसे पहले वो पूछता है कितनी सैलरी दोगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं इसके लिए शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा, फिर वो अपनी जाके सीट पे बैठ जाता है। ऐसे करके शुरू के 4 याद रखोगे, आप हमेशा याद रख पाओगे, ठीक है। आ जाइए फिफ्थ शेड्यूल देखते हैं। देखो, फिफ्थ शेड्यूल है अनुसूचित क्षेत्र। कौन से शेड्यूल एरियाज हो गए, और कौन सी अनुसूचित जाति एसटी कम्युनिटी की बात कर रहा है। इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस बनाए जाएंगे वो कौन सी शेड्यूल में डाले गए, शेड्यूल 5 के अंदर डाले गए, ठीक है। शेड्यूल 6 के अंदर क्या डाला गया, शेड्यूल 6 के अंदर कुछ स्टेट उठा के डाल दिए गए कि इन स्टेटों की जो जनजाति हैं वो शेड्यूल 6 के अंदर आएंगी। वो कौन कौन सी हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको कैसे याद रख सकते हैं, ए टी, देखो आप चाहे तो AMTM याद रख सकते हैं या ATMM याद रख सकते हैं, है ना। क्या आप इन एरिया में जाओगे तो आप ATM नहीं ले जा सकते, ऐसे याद रख लो। यहाँ पे ATM काम नहीं करेगा, ऐसे याद रख लो चाहे, ठीक है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ऐसे नाम है, इनको याद रख लीजिए। आ जाइए 7th शेड्यूल। देखो, आ जाइए अब देखिए 7th अनुसूची। 7वीं अनुसूची में देखो सब्जेक्ट बांटे गए, ऐसे सब्जेक्ट बांटे गए कि इन पर कानून कौन बनाएगा। तो स्टेट सब्जेक्ट बता दिए, सेंट्रल सब्जेक्ट बता दिए, कॉन्करेंट सब्जेक्ट बता दिए। इन पे लॉ कौन कौन बनाएगा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गई, ये किसके अंडर में आते हैं, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो इन पर कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे ना स्टेट के डिफाइन किए हुए हैं ना सेंटर के डिफाइन करे हुए हैं कौन लॉ बनाएगा। तो उस पर कोई भी लॉ बना सकता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। पर इसमें प्रोविज़न एक ये होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया, ठीक है, और फिर सेम लॉ ही अलग अलग से उसमें कुछ बना के मॉडिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, तो इस लॉ को माना जाएगा सेंट्रल वाले को, स्टेट वाले को नहीं माना जाएगा। ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए 8वीं जो अनुसूची है वो डील करती है भाषाओं से। किससे, लैंग्वेज से, ठीक है। इसमें लैंग्वेज डिफाइन करी हुई है। कितनी लैंग्वेज है, हमारे शुरुआत में तो 14 लैंग्वेज थी, बाद में कितनी बढ़ गई, बाद में बढ़ गई 8, अब कितनी हो गई 22, ठीक है। 22 लैंग्वेज हो गई है, ऐसे याद रख लीजिए। जो सबसे लास्ट की 4 हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, है ना। तो ये 4 लैंग्वेज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में जुड़ी थी। आ जाइए,
9वीं अनुसूची किससे डील करती है? भूमि सुधार कानूनों से डील करती है। 10वीं अनुसूची किससे डील करती है? दल बदल कानून से डील करती है। जैसे आया राम गया राम, है ना, कोई भी बंदा है वो पार्टियां चेंज करता रहता है ना, उससे रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची किससे? पंचायती राज सिस्टम से। और 12वीं किससे? म्यूनसिपालिटी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे से देखते हैं। देखो, संविधान की उद्देशिका में संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती केस। ठीक है, इस केस के बारे में 50 बार पूछा जाता है कि कौन सी केस में ये कहा गया था कि संविधान जो ये हमारी प्रेम्बल है संविधान का भाग है ना, उद्देशिका हमारी संविधान का भाग है। किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस में। इसको याद कर लीजिए बार बार, जितनी बार बोलें उतनी बार कम है ना। कौन सी ईयर? 1973 में, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट किया गया था इंडिया में। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। तो दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 के अंदर, और 1973 के अंदर ही केशवानंद भारती केस हुआ। और इन दोनों से पहले एक इवेंट होता है 1971 के अंदर कि इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए। बांग्लादेश के आज़ाद कराने के बाद में प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना 1973 में। आ जाइए, संविधान का अंग माना गया है। इसमें संविधान के अन्य उपबंधों की भांति ही संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रेम्बल में अगर कुछ जोड़ना है, घटाना है, वो किया जा सकता है। अगर ये प्रेम्बल इसका भाग नहीं होता संविधान का तो नहीं किए जा सकते थे अमेंडमेंट। ठीक है, पर इसका भाग है इसलिए अमेंडमेंट कर सकते हैं। परंतु इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब जस्टिसिएबल नहीं है। अगर इसका कोई प्रोविज़न का पालना सरकार नहीं करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है। ठीक है, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ डिफाइंड नहीं हो पा रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है, तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम प्रेम्बल का सहायता ले सकते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। ये चीज़ कह रहा है। आगे आ जाइए नेक्स्ट। देखो, उद्देशिका में लिखे थे, क्या लिखे थे? हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। देखो कहाँ लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये लिख रहा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एक जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको ये चीज़ याद आएगी ना, तो आपका क्वेश्चन 100% राइट हो जाएगा। आप देख लेना, याद कर रखना। ठीक है, शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता की घोषणा करते हैं। भारत को 26 जनवरी 1950 को क्या डिक्लेयर किया गया था? गणराज्य। और 26 जनवरी 1949 को क्या डिक्लेयर किया गया था? बताइए चले। इस दिन हमने इसे अडॉप्ट एनेक्ट एंड टू गिव आवर सेल किया था। ये किया था अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन कराता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं होगा, मतलब हेरिडेटरी नहीं होगा, किसी राजा का बेटा नहीं होगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध प्रतीत होती है वहाँ उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है। जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वही सेम बात बोल रहा है। उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखो अखंडता तो ये रहे, ठीक है, पंथ निरपेक्ष ये रहा, समाजवादी ये रहा। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड हो गए? समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया और अखंडता हो गया। ये 3 वर्ड 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं प्रेम्बल में। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना, प्रेम्बल इज एन पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। उद्देशिका में संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और आदि प्रमुख शब्द प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। किस तरह का जस्टिस देंगे? न्याय किस तरह का देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरह के न्याय देंगे। लिबर्टी कैसी देंगे? थॉट्स की, विचारों की, एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की, फेथ है ना, वर्शिप की। इक्वलिटी कैसी देंगे? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक एक वर्ड आपको आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अब आ जाइए, इन 2 टर्म को भी अच्छे समझ लेते हैं कि सोशलिस्ट और सेकुलर नेचर क्या होता है। देखो सोशलिस्ट नेचर समझना हो तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए प्रोडक्शन करता है अपने फर्म में और ये 1 लाख रुपए की सैलरी मतलब कमाता है। बी करता है 1000 रुपये कमा पाता है। सी करता है ये 50 रुपये कमा पाता है। डी कुछ नहीं करता, ये सोता रहता है, स्लीपिंग। ठीक है, हो ये 50 रुपये। अब क्या करेगी सरकार है ना, इन सब से पूरा प्रोडक्ट ले लेगी इनका सारा।
ठीक है, खुद के पास, और सब में क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जैसे इसको 100, इसको 100, इसको 100, इसको 100, सबको 100 रुपये बांट देगी, और बाकी पैसों को क्या करेगी वो अपने हिसाब से खर्च करती रहेगी। ठीक है, तो ये मीन्स एंड प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है उसका क्या कर रही है, नेशनलाइजेशन की, ये देश की प्रॉपर्टी बना दे रही है। ठीक है, परंतु हमारे इंडिया में इस तरीके से सोशलिस्टिक मेचर नहीं होता, हमारे इंडिया में थोड़ा सा अलग होता है। बताए कैसे? अब जैसे मान लीजिए ये सेम है ABCD, अब ये 1 लाख रुपये कमाता है, ये 1000 रुपये ही कमाता है, ये 500 कमाता है, मान लीजिए प्रोडक्शन करता है, मीन्स एंड प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये 1000 रुपये का करता है और ये कुछ नहीं करता, ये सोता रहता है। तो सरकार क्या करेगी, इन पर टैक्स लगा देगी, कितना अपने अकॉर्डिंग लगा देगी। जैसे 40% लगा देगी, इसकी सैलरी कम है इस पर 10% ही आएगा, इसकी और कम है तो इस पर कुछ नहीं होगा, 0, इस पर भी 0। ठीक है, अब ये जो पैसा आया, अब इसका इस्तेमाल इस तरीके से करेगी कि ये जो सो रहा था और ये जो गरीब है ना, इनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा जो इन दोनों के बीच में अमीरी और गरीबी का डिफरेंस है ना, थोड़ा सा कम हो जाए, ये भी अपना जीवन निर्वाह कर सके। इस तरीके का नेचर है हमारा। ठीक है, जैसे शब्द का अभिप्राय राज्य समाजवाद अर्थात सभी उत्पादन एवं वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना नहीं है, अपितु गरीब और अमीर के मध्य की जो दूरी है उसको पाटना है। ठीक है, और जैसे सेकुलर का मतलब ये है पंथ निरपेक्ष का, कि हमारा जो देश है उसका कोई धर्म नहीं होगा, है ना, वो सभी धर्मों का इक्वल सम्मान करेगा। ठीक है, ये नहीं कि वो एक धर्म को अपना लेगा और बाकी धर्मों का अपमान करेगा, ऐसा नहीं। देखिए, अभिप्राय सरकार द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण एवं सम्मान करना है। देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए। चलिए जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना, कौन सी ईयर में हुआ था? ये 1976 के अंदर हुआ था। तो इसमें कौन से शब्दों को जोड़ा गया है? तो बताइए। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 3 वर्डों को जोड़ा गया था, कौन से जोड़े गए थे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको लिखना है। तो तब तक के लिए बाय, और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, बाय।